Hello everyone, welcome to my channel Rodi's the Legal World. So we are doing liquidation of corporate person का part 2 video and we are commencing the video with liquidation estate. Liquidation estate comes under section 36 of IBC. Liquidation estate क्या होता है? Liquidation estate is nothing but the asset of the corporate debtor. Section 36(1) बोल रहा है कि provide that for the purpose of the liquidator कि लिक्विडेटर को मेंटेन करना है दिस वन लिक्विडेशन एस्टेट एज पर 36(3) ऑफ दिस रेगुलेशन ऑफ दिस सेक्शन. 36(3) कुछ भी नहीं है बट ये है. 32 बोल रहा है कि लिक्विडेटर जो भी होल्ड करेगा लिक्विडेशन एस्टेट दैट हैज़ टू बी फॉर द क्रेडिटर्स लाइक दैट हैज़ टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स. ठीक है. एसेट्स टू बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट. अब देखते क्या है, कौन कौन से एसेट इंक्लूड होंगे इस लिक्विडेशन एस्टेट में. तो ऐसे एसेट जिसके ऊपर कॉर्पोरेट डेटर का ओनरशिप राइट है. ओनरशिप राइट कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट से पता चलेगा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है उससे पता चलेगा, रजिस्ट्री कराई है उससे पता चलेगा. ये सारी चीज़ें. मे और मे नॉट बी इन पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनकैम्बर्ड असेट्स. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पोजेशन में नहीं है, अभी पे कर दिया उसे सारे अमाउंट बट अभी पोजेशन में नहीं आई ये प्रॉपर्टी, टाइम है 2-3 साल का. टेंजिबल एसेट्स वेदर मूवेबल, टेंजिबल कार है या घर है. टेंजिबल मतलब जो दिखते हैं, कार है या घर है, दोनों आ जाएंगे उसमें. दोनों आप लिक्विडेशन प्रोसेस में घसीट लो. इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी. ऐसे एसेट्स जिसका ओनरशिप कौन किसका है, ओनर ऐसे एसेट्स जिसका ओनरशिप अभी तक डिटरमाइन नहीं है, कौन है ओनर, डिस्प्यूटेड है, वो भी आ जाएगी इसमें. फिर एनी एसेट सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज़ रिलीक्विड सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ठीक है. प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेट एट द, मतलब कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू होने के पहले होने से पहले जो भी प्रॉपर्टी थी वो ले लो. ऑल प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन दे अराइव रियलाइज, जब पता चलता है तब का. अब कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो आप नहीं ले सकते हो? व्हाट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी विच आर इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. मतलब ऐसी एसेट्स जो कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में है लेकिन उसका ओनर कोई और है. एसेट हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर थर्ड पार्टी. एसेट हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर एनी थर्ड पार्टी मतलब किसी थर्ड पार्टी के एसेट हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर एनी थर्ड पार्टी. तो एज इन ट्रस्ट रखा है तीसरी पार्टी के लिए. फिर वर्कमैन एम्प्लॉय के लिए आपने पेंशन रखी थी, प्रोविडेंट फंड रखी थी, ग्रेचुइटी फंड रखी थी, तो ये कभी भी लिक्विडेशन में नहीं जाते. फिर अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर बट ओनली यूज ऑफ द एसेट. ठीक है. सच अदर एसेट और एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो. एसेट कोलैटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक के पास अपने एज कोलैटरल कोई एसेट दिए तो उसको आप लिक्विडेशन में नहीं घसीट सकते. पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर. पार्टनर है कॉर्पोरेट डेटर का, आप उसको घसीटना चाहते हो लिक्विडेशन में कि भाई तेरा पर्सनल एसेट पे भी अटैक होगा. होगा क्या? नहीं होगा. शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट पे जा सकते हो? नहीं. प्रोवाइडेड सच एसेट्स आर नॉट हेल्ड इन अकाउंट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसफर कर दिया, कॉर्पोरेट डेटर ने ट्रांसफर कर दिया तब आप बोल रहे हो कि भाई उसका तो पर्सनल एसेट है नहीं जाएगा, तो वैसा नहीं होगा. ट्रांजैक्शन अवॉइड करने के लिए क्या तो ले लेंगे, घसीट लेंगे उसको. एसेट ऑफ एनी इंडियन या फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. कॉर्पोरेट डेटर की कोई भी सब्सिडरी की एसेट आप घसीट नहीं सकते लिक्विडेशन में. सिमिलरली आप फॉरेन सब्सिडरी की भी नहीं घसीट सकते. Any other asset may be specified by the board including asset which could be subject to set off on account of mutual dealings between the corporate debtor and क्रेडिटर. ऐसी एसेट जिसको सेट ऑफ के लिए भाई उसका 50,000 का क्लेम था, 50,000 के लिए एसेट सेट ऑफ कर दिया था, पहले से एग्रीमेंट था, उसके लिए कोई टाइम पीरियड दिया है, वो आगे देखते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप नहीं घसीट सकते. ये सारी चीज़ें आप लिक्विडेशन प्रोसेस में घसीट सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप लिक्विडेशन प्रोसेस में नहीं घसीट सकते. देखते हैं क्या बोल रहे हैं. आर द ड्यूज इन रिस्पेक्ट टू प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन फंड या फिर ग्रेचुइटी फंड पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट. क्या ये लिक्विडेशन का एस्टेट का पार्ट है क्या? हमने यहाँ पे पढ़ा कि नहीं है. आगे देखते क्या बोले. तो इन द केस ऑफ प्रिसीजन फास्टनर्स लिमिटेड वर्सेज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, द लिक्विडेशन सॉट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड to enable him to dispose of these property along with the A noted that in terms of the code the dues in respect. ओके. अब उसने ले लिया, उसने क्या किया, उसने ना प्रोविडेंट फंड को भी घसीट लिया लिक्विडेशन में. तो ए ने बोला भाई तू लिक्विडेटर को तू अपना फीस ले, मतलब सबसे पहले तू किसको देगा पैसे? सबसे पहले तू देगा इसको. प्रायोरिटी टू ऑल क्लेम पेबल बाय द सीडी
इन लिक्विडेशन, नहीं मतलब लिक्विडेटर को तो मिलेगा। सबसे पहले क्लेम हम देते हैं किसको, तो हम जिसको भी सबसे पहले क्लेम देते, सिक्योर डेटर जो भी है, उसके पहले हम देंगे एम्प्लॉयज़ को, जो भी उनका पेंशन फंड आप खा गए हो, ठीक है। Then here comes next section, which is section number 37, powers of liquidator to access information. Power to access any information system from the following sources. पावर ऑफ लिक्विडेटर मतलब लिक्विडेटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो फॉलोइंग सोर्सेज से ले सकती है भाई। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से ले सकती है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेटेड बाय एनी टाइम बीइंग फॉर द लॉ इन फोर्स, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी उससे ले सकती है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज रेगुलेटेड फॉर द टाइम इन फोर्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिक्योरिटीज एंड एसेट, एनी डेटाबेस मेंटेन्ड बाय द बोर्ड, IBBI ने कोई डेटाबेस मेंटेन किया है वहाँ से ले सकती है, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड अदर दिस थिंग। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है लिक्विडेटर को कि मुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे, और लिक्विडेटर जो है विद इन 7 days फ्रॉम सच रिक्वेस्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देगा, विद इन 7 days फ्रॉम द रिक्वेस्ट बीइंग सॉट फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर। नाउ दिस इज सेक्शन नंबर 38 विच इज कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। देखते हैं 38(1) बोल रहा है प्रोवाइड दैट द लिक्विडेटर शैल रिसीव, ठीक है, यहाँ पे इसका समराइज फॉर्म में दिया है तो यहाँ से पढ़ते हैं। सेक्शन 38 बोल रहा है लिक्विडेटर टू रिसीव क्लेम्स विद इन 30 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। मतलब ये कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मतलब लिक्विडेशन कमेंस हो गया, चालू हो गया, नाउ जिसको जिसको क्लेम करना है, मेरे पैसे वाकई, मेरे पैसे वाकई, मेरे पैसे वाकई, 30 दिन तक नखरे कर लो, 30 दिन के बाद नहीं करना, समझ आए इतना, 30 दिन तक नखरे कर लो, 30 दिन के बाद नहीं करना। सबमिशन ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर भी है, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फिर क्रेडिटर फाइनेंशियल भी है और पार्टली ऑपरेशनल भी है, मे सबमिट द क्लेम। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है या दोनों है, क्लेम सबमिट कर सकता है। इसमें तरीके दिए हैं अलग अलग सबमिशन के, कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के थ्रू करेगा, और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के तहत करेगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो वो करेगा सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, मतलब सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, और जो बोथ है, पार्टली है पार्टली ऑपरेशनल, तो वो दोनों के हिसाब से करेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी भी देगा और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी करेगा। अब अगर इसको लिक्विडेटर को अदर इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करना है तो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर में विदड्रॉ और वेरी इन इट्स क्लेम विद इन 14 days फ्रॉम इट्स सबमिशन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, लिक्विडेटर ने बोला कि कमेंसमेंट चालू हो गया, लिक्विडेशन का प्रोसेस कमेंसमेंट चालू हो गया, जिसको जिसको क्लेम बोलना है कि मेरा क्लेम है, मेरा क्लेम है, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, 30 days के अंदर अंदर आप अपनी क्लेम दे दो। आप जो भी क्रेडिटर हो, जिस टाइप के भी क्रेडिटर हो, फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, फाइनेंशियल हो तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के थ्रू मुझे अपना क्लेम प्रूफ करो, फिर ऑपरेशनल हो तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बताओ, और अगर आपको क्लेम में कोई वेरी करना है, विड्रॉ करना है क्लेम या फिर क्लेम को इंक्रीज करना है, तो आप ये 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द क्लेम वहाँ तक कर सकते हो। फिर सेक्शन 39 लिक्विडेटर टू वेरीफाई द क्लेम्स रिसीव विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। ये क्या बोल रहा है, अब लिक्विडेटर को जहाँ से क्लेम मिला, लिक्विडेटर टू वेरीफाई द क्लेम रिसीव विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम, उसको लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम वहाँ से मिला, वहाँ से 30 days के अंदर उसको क्लेम्स को वेरीफाई करना है कि भाई कोई फालतू का क्लेम तो नहीं दे रहा इधर। 40 clause 1 में क्या बोला था, लिक्विडेटर में आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, इधर मतलब एक बार उसने वेरीफाई कर लिया क्लेम तो या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, दोनों में से दोनों भी करे तो भी लिक्विडेटर शैल कम्युनिकेट हिज डिसीजन ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन विद इन 7 days, और एक्सेप्ट कर रहा है क्लेम या फिर रिजेक्ट कर रहा है विद रीजन देगा, विद इन 7 days आपको बताएगा मैं क्यों आपका क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा हूँ। सेक्शन 41 लिक्विडेटर शैल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लेम्स एडमिटेड, आपको वैल्यू बताना पड़ेगा, क्लेम का वैल्यू कितना आपने डिटरमाइन किया आपके हिसाब से। क्रेडिटर में अपील टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम विद इन 40 days। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर का क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, दोनों केस में वो अपील कर सकता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास विद इन 14 days फ्रॉम रिसीट ऑफ सच डिसीजन। लेट्स से ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, क्लेम रिजेक्ट कर दिया है किसका, लेट्स से क्रेडिटर का,
तो क्रेडिटर क्या करेगा, 14 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकता है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सो सेम चीज़ें दी मैंने, क्रेडिटर में अपील एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है ए विद इन 40 डेज। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा कवर हो गया सेक्शन 42। अब हम करेंगे ये वाला सेक्शन विच इज़ 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो वी कैन कवर दिस 44, और आज के वीडियो में यहाँ तक करेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं कितना हो सकता है खुद से। चलो, ऑलराइट एवरीवन, सो ये टॉपिक हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट देनी है इस टॉपिक को, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो लेट्स मूव अहेड विद दिस टॉपिक। व्हाट डज इट से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो ऑलराइट, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रेलेवेंट टाइम। भाई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है पहले वो बता दो, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो बता दो, रेलेवेंट टाइम क्या होता है वो बता दो, ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर करेगी इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन वो बता दो, प्रिजम्पशंस क्या होंगे वो बता दो, और पब्लिक अनाउंसमेंट का इफेक्ट क्या होगा वो बता दो। तो अब हम करने चले अपना लास्ट टॉपिक फॉर द डे, देखते हैं। Preferential transactions and relevant time. तो related party often possess information of the corporate debtor's financial affairs and may collude with him to siphon the assets with the knowledge that the corporate debtor might become insolvent in the near future. मतलब ये बोलने की कोशिश है कि रिलेटिव पार्टी को पता रहता है भाई ये जो बंदा है ये इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो दोनों मिलके एसेट को साइफन करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि बच जाए। Section 43 invalidates transfer of property or an interest therefore given during the relevant time to a person for the benefit of creditor. मतलब Section 43 इसको invalid करता है, ये जो आप घुमा रहे हो ना assets, ये relevant time होता है, मैं बताती हूँ आपको। वो Section 43 मना करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कर दिया तो हम देखेंगे हम क्या करना है। On account of antecedent debt or other liabilities which have the effect of putting the creditor surety or guarantor in a better position। मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ये क्रेडिटर को श्योरिटी या रिलेटेड पार्टी को बेटर पोजीशन में डाल रहा है। अदरवाइज अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होता तो बेटर पोजीशन में वो लोग नहीं होते, बाकी क्रेडिटर्स के साथ साथ वो लोग मतलब लेवल अप होते। Section 43 also prescribe the relevant time for avoidance of transaction which may amount to preference। मतलब relevant time बता रहा है कि ये टाइम पे तो हम मानेंगे कि आपने झोलमाल किया है। कौन सा टाइम है, 2 years and 1 year का टाइम फ्रेम बता रहा है। रिलेटेड पार्टी के लिए 2 साल का टाइम फ्रेम बता रहा है, एंड अदर पर्सन अदर देन रिलेटेड पार्टी 1 year फ्रॉम प्रिसीडिंग 1 year फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। मतलब जब आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चालू हुआ, जब आपकी इंसॉल्वेंसी जब आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चालू हुआ, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आपका जब चालू हुआ, वहाँ से 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी पर्सन को प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन दे रहे हो अदर देन द रिलेटेड पार्टी, या फिर रिलेटेड पार्टी उसको लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के 2 साल पहले से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो हम देखेंगे आपने क्या किया। Here, Section 43(1), where the liquidator has at a relevant time given a preference, he shall apply to adjudicating authority for avoidance of preferential transaction and for one or more। मतलब वही है कि जब liquidator is of opinion that relevant in a relevant time frame corporate debtor ने प्रेफरेंस दिया है, he shall apply, वो adjudicating authority के पास जाएगा एप्लीकेशन देके कि भाई देखो अभी क्या करना है। What constitute preferential transaction? तो कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डीम्ड टू हैव गिवन अ प्रेफरेंस। मतलब कॉर्पोरेट डेटर को माने डीम्ड है कि इससे प्रेफरेंस दिया है। कौन से केसेस में, अगर देर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर ऑन अकाउंट ऑफ antecedent financial debt or operational debt or other liabilities owed by the corporate debtor and the transfer under putting the creditor in a beneficial position। अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं होती तो इतना बेनिफिशियल पोजीशन पे वो नहीं रहता, तो डीम्ड मानेंगे कि भाई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है 43(3) में, प्रेफरेंस शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रांसफर। मतलब आप ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को ये नहीं बोल सकते कि ये तो प्रेफरेंस है और फिर आप उसको लिक्विडेशन में घसीट दो, तो वैसा नहीं चलेगा। ट्रांसफर में मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो भैया, तो उसको मानेंगे क्या प्रेफरेंस? नहीं मानेंगे। फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। Any transfer creating a security interest in property acquired by corporate debtor to the extent that such security interest secures new। मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट
transfer creating a security interest in property acquired by the corporate debtor to the extent that any transfer creating a security interest in the property acquired by corporate debtor, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरेट डेटर ने ट्रांसफ़र की है टू द एक्सटेंड दैट सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू, मतलब कि आपको उसको ट्रांसफ़र करके पैसे हाथ में आ रहे हैं. इफ़ यू सी हियर न्यू वैल्यू मीन्स मनी और इट्स वर्थ इन गुड सर्विस, कुछ भी तो वो आपके हाथ में आ रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. Such transfer was registered with information utility on or before 30 days the corporate debtor is received possession. मतलब कोई प्रॉपर्टी आपको मिली 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को बता दिया तो जेन्युइन केस है, तो वो नहीं आएगा किसमें, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में. Relevant time for preferential transaction, तो related party है तो 2 years preceding the insolvency commencement date, and other a person other than related party तो 1 year from preceding the insolvency commencement date पढ़ चुके हैं. बस 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 हो गया बेटा, इतना ही है, इतना ही है, अभी हो जाएगा. देखते हैं. पर्सन ऑर्डर इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. नाउ होगा क्या इसमें, सेक्शन 44 ऑर्डर, सेक्शन 44 स्पेसिफाइज द ऑर्डर दैट मे पास बाय, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी इन रिलेशन टू द अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. आपने ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, आपने ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन किया है अवॉइडेंस के नज़रिए से. These orders are passed to reverse the effect of the preferential transaction and require the person to whom the preferential transaction, मतलब कि आपने ये जो preferential transaction किया है, हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स करेंगे हम लोग एंट्री, and the person who has been benefited out of it has to pay back. तो ये सारे orders जो है वो दे सकता है कौन, adjudicating authority in regard with this. लिक्विडेटर जो है एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन रिलेशन टू द अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. खत्म. ये सारे ऑर्डर्स आप खुद से पढ़ लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है. ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. चलो आ जाओ. ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 44 शेल नॉट affect any interest in property which was acquired from a person other than corporate debtor. Any other interest derived from such interest was acquired, मतलब प्रॉपर्टी आपने गुड फेथ में ली, आपको नहीं पता था कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चालू होने वाली है, या इंसॉल्वेंसी वो 1 year 2 year का टाइम फ्रेम तो छोड़ दो, उसमें तो मानेंगे ही नहीं कुछ, बट आपको आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का. हु रिसीव्ड द बेनिफिट फ्रॉम द प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, गुड फेथ में मिला है भाई, नहीं पता था. प्रिजम्पशंस, अब ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर पास करते टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कुछ प्रिजम्पशन रखेगा. इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर अ पर्सन हु हैज़ acquired an interest in property from another person or other than corporate debtor who has received a benefit from the preference or such other person to whom the corporate debtor gave the preference हैड, हम लोग ये प्रिज्यूम करेंगे कि जिसको कॉर्पोरेट डेटर ने फ़ायदा प्रेफरेंस देने की कोशिश की उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन था ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, एंड या तो फिर वो इज़ अ रिलेटेड पार्टी. इट शैल बी प्रिज्यूम दैट, अगर रिलेटेड पार्टी का केस है तो इट शैल बी प्रिज्यूम दैट बेनिफिट वॉज रिसीव्ड और द बेनिफिट वॉज रिसीव्ड अदरवाइज देन इन गुड, मतलब गुड फेथ में बेनिफिट रिसीव नहीं किया गया, और अनलेस द कॉन्ट्रेस्ट शोन, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि हमको नहीं पता था. इफेक्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी अवेल सच इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया. अभी करना है अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये होगा नेक्स्ट वीडियो में. फिर है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन. फिर है ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. फिर है डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, केस लॉज है, और यहाँ पर चैप्टर होता है समाप्त. तो ये वाला जो पार्ट है यह पार्ट वीडियो 3 में आएगा. ऑलराइट, तो अब ये वाला जो पार्ट है ये आपकी वीडियो 3 में प्रोसेस करेगा. ऑलराइट एवरीवन.